इसके बाद हमें यूजिरो हानुमा बाकी के फादर को दिखाया जाता है, जो कि दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर माना जाता है। पुलिस, पॉलिटिशियंस सब के सब इस बंदे से डरते हैं। इस तरफ रायोकु यानेगी गोके शिबुकावा से मिलता है, जिसने शिबुकावा स्टाइल जुत्सु इन्वेंट किया था। 70 साल का होने के बावजूद भी ये आदमी किसी को भी अपनी आई की टेक्निक से हरा सकता है। दूसरी तरफ स्पेक जेल में आराम कर रहा होता है और एक सीनियर इंस्पेक्टर उस पर कड़ी नजर रखने के लिए बोलता है। वो टॉयलेट करने जाता है पर देखता है कि स्पेक उसके बगल में ही बाल्टियों के हिसाब से सूसू कर रहा है। इंस्पेक्टर बोलता है, ओए तुम यहाँ क्या कर रहे हो? स्पेक बोलता है, हाँ वो मैं जरा बाथरूम करने आया था यहाँ पे, ये लो ये बंस खाओ, एकदम मस्त क्रिस्पी हैं। इंस्पेक्टर उसके मेन पॉइंट पे लात मारता है पर स्पेक बोलता है, मैं तुम्हारे साथ अच्छे से पेश आ रहा हूँ ना, लो खा लो इसे चुपचाप, और उस इंस्पेक्टर के साथ साथ बाकी पुलिस ऑफिसर्स को भी मार देता है। अब हमें कात्सुमी इरोची शिनशिनकाई कराटे स्टाइल के फाउंडर को दिखाया जाता है, जिसका निकनेम है लीथल वेपन, और उसके फादर का नाम है टोपी ओरोची, और ये है कायोरेत्सु, चाइनीज कैंपो फाइटिंग स्टाइल का जीनियस, जिसने एक बार मैक्सिमम टूर्नामेंट में बाकी को लगभग हरा दिया था। वो अपने स्टूडेंट्स को लेक्चर दे रहा होता है कि तभी डोरियन वहाँ पर आकर उसे बोलता है, एक्सक्यूज मी, मुझे मास्टर डोपो ओरोची से मिलना है। अब शिनशिनकाई एकेडमी के अंदर डोरियन मास्टर डोपो ओरोची से मिलने पहुंच चुका है। वो कात्सुमी से उसे उनसे मिलवाने के लिए बोलता है, पर कात्सुमी पहले उसे अपने जूते उतारने के लिए बोलता है। डोरियन अपने जूते उतारता है और कात्सुमी के एक जोरदार लात मारता है। वो उसकी आंखें नोच लेता है और उसे जान से मारने की कोशिश करता है। कात्सुमी उसके एक किक मारता है पर डोरियन उसके गले में एक लकड़ी का टुकड़ा फेंक कर मारता है और उसे कहता है, तुम में काफी दम है, लगता है अब तो मुझे मास्टर डोपो से मिलना ही पड़ेगा। और डोरियन वहाँ से जाने लगता है पर तभी कायोरेत्सु वहाँ पर आ जाता है और उसे बोलता है, अबे ओ अपनी बराबरी वाले से टक्कर लेना, दम है तो मुझसे लड़कर दिखा। और डोरियन उसे देखकर ड्रामे करते हुए रोने लग जाता है और अपनी नाक में से एक बाल निकालकर कायोरेत्सु की आईज में मारने की कोशिश करता है, पर वो उसके इस अटैक से बच जाता है। अच्छा बच्चू, ले फिर इससे बचकर दिखा अब। और वो उस पर आग उगलने लगता है और उन्हें चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ बाकी के स्कूल में एक फिटनेस टेस्ट चल रहा है और 400 मीटर की एक रेस में बाकी सभी को हराते हुए सबसे तेज भाग रहा होता है, जिसकी वजह से जमीन में गड्ढे पड़ जाते हैं। और लॉन्ग जंप में भी बाकी क्रॉस लाइन को ही पार कर देता है, जिसे देखकर सभी स्टूडेंट्स हैरान रह जाते हैं। उसके टीचर को समझ नहीं आता कि ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है, और तो और पुलअप करते हुए बाकी पुलअप बार को ही तोड़ देता है, जिसकी वजह से उसका टीचर उस पर काफी गुस्सा होता है, क्योंकि वो एक भी टेस्ट ठीक से कंप्लीट नहीं कर पाया था अभी तक और उसके स्कोर्स काफी कम थे। इसलिए बाकी अपने टीचर से बोलता है कि क्या अगर वो 1500 मीटर की रेस का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दे तो क्या वो उसे पास कर देंगे इस टेस्ट में। उसका टीचर उसे बोलता है, 1500 मीटर 3 मिनट 26 सेकंड का रिकॉर्ड है, ये तुम कैसे तोड़ पाओगे। पर बाकी बोलता है, सर मुझ पे भरोसा रखिए, मैं ये कर लूंगा। बाकी अपने कपड़े उतार देता है और रेस के लिए रेडी हो जाता है। रेस शुरू हो जाती है और बाकी शुरुआत में ही रेस में सबसे आगे निकल जाता है, पर तभी उसे मसल क्रैम्प्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से एंड में वो लास्ट पोजीशन पर आता है। पर बाकी का टैलेंट देखकर वो टीचर उसे पास कर देता है। इस तरफ मित्सुनारी कांजी इगारी से मिलता है, जिसने मैक्सिमम टूर्नामेंट में बाकी को लगभग हरा दिया था, पर तभी सिकोर्सी वहाँ पर आकर उस पर हमला कर देता है और एक एम्बुलेंस उसे लेकर जाती है और मित्सुनारी सिकोर्सी को अपने साथ लेकर वहाँ से निकल पड़ता है। इस तरफ पुलिस स्टेशन में स्पेक ने आई विल बी बैक सून का एक पर्चा लगाया होता है अपने सेल के बाहर, और मित्सुनारी और सिकोर्सी एक जगह पर आकर देखते हैं कि वो सारे क्रिमिनल्स एक साथ वहाँ पर आ चुके हैं। मित्सुनारी उनका स्वागत करता है और बताता है कि मैं स्टेडियम का मालिक हूँ और अब ये बताओ कि तुम सब यहाँ पर क्यों आए हो। डोरियन बताता है, ये कैसा सवाल है, ये जापान की सबसे फेमस जगह है जहाँ दुनिया के सबसे बेस्ट फाइटर्स आते हैं। डोले बोलता है, मैं अपने मन की करता हूँ, मुझे यहाँ पर आना था इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। और तभी बाकी मित्सुनारी से मिलने वहाँ पर आ जाता है और बोलता है, सर मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। वो सभी लोग बाकी को नोटिस करते हैं और तभी डोपो ओरोची और कुछ और खतरनाक फाइटर्स वहाँ पर आ जाते हैं। अब वो 5 क्रिमिनल्स और टोक्यो के 5 बेस्ट फाइटर्स आमने सामने आ चुके हैं और ये है डोपो ओरोची, शिनशिनकाई कराटे स्टाइल का असली फाउंडर, और ये है कारोई यानामा, और ये यानामा गैंग का बॉस भी है। मित्सुनारी उन्हें बताता है कि ठीक इसी जगह पर कुछ साल पहले मैक्सिमम टूर्नामेंट हुआ था, जो कि हिस्ट्री का सबसे ज्यादा खतरनाक टूर्नामेंट था और उसे जीता था बाकी हानुमा। इस 17 साल के लड़के ने। उन क्रिमिनल्स को उसकी इस बात पर यकीन नहीं होता और मित्सुनारी उसे इस टूर्नामेंट के रूल्स के बारे में बताने ही लगता है कि तभी ये बंदा बोलता है, कोई रूल्स नहीं है इसमें, ये गेम अभी से शुरू कर दो, फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ हो, किसके साथ हो, नहा रहे हो, जीएफ के साथ हो, जहाँ मर्जी चाहो फाइट कर सकते हो। उन 10 लोगों की फाइट शुरू हो जाती है। बाकी बोलता है, चलो ठीक है फिर मैं चलता हूँ, मुझे होमवर्क भी करना है, और ये बोलकर बाकी वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ वो इंस्पेक्टर देखता है कि स्पेक अपने सेल में वापस आ चुका है। दूसरी तरफ डोरियन और डोपो कहीं पर
अंदर जा रहे होते हैं कि तभी कायोरेत्सु उससे पहले का बदला लेने उसके सामने आ जाता है और डोपो ओरोची उसके एक जोरदार लात मारता है। वो पहले से ही मौके की तलाश में था डोरियन को पीटने के लिए। डोरियन उस पर अपने आग वाले लाइटर से हमला करता है, पर डोपो ओरोची उसके इस अटैक को आसानी से रोक देता है और बोलता है, हा ये मेरा परफेक्ट डिफेंस है जो कि किसी मिसाइल से भी नहीं टूटने वाला। इस तरफ कांजी अकारी सिकोर्सी से बदला लेने उसके सामने आ चुका है और कुछ गुंडे भी लाया है अपने साथ, और वो सभी लोग सिकोर्सी को पकड़ लेते हैं। वापस डोपो ओरोची की तरफ हम लोग देखते हैं कि डोरियन उसका हाथ एक धागे से काट देता है। दरअसल डोरियन के पास एक स्पेशल लाइटर होता है जिसमें एक मकड़ी के जाले से भी ज्यादा पतला और नायलॉन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग धागा निकलता है। डोरियन बोलता है, ये धागा साइंस के नजरिए से एक चमत्कार है। बहुत पहले से मैजिशियंस भी ऐसे ही धागे यूज करते हैं अपने ट्रिक्स के लिए। और ओरोची समझ जाता है कि जब उसने उसकी किक मारी थी पहले, तभी उसने मौके का फायदा उठाकर वो धागा उसके हाथ में डाल दिया था। पर ओरोची को इसकी आदत थी। दरअसल ट्रेनिंग के दौरान उसका हाथ बहुत बार टूट चुका था और तभी वो उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का मार देता है और डोरियन नीचे जमीन पर गिर जाता है। इस तरफ कांजी और उसके दोस्त सिकोर्सी को मारने का कोई प्लान बना रहे होते हैं। कांजी उसे 5 गोलियां मारता है पर इससे उसे कुछ भी नहीं होता। वो उसके साथियों को मार देता है और कांजी सरेंडर कर देता है और कहता है, प्लीज मुझे जाने दो। पर सिकोर्सी उसकी बात नहीं मानता और एक जिम रॉड और कुछ डंबल्स उठाकर उसके मारने लग जाता है, जिसकी वजह से कांजी की मौत हो जाती है। अब सीन बाकी की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड कोजुई मात्सुमोटो के साथ घूम रहा होता है। उस लड़की को पता होता है कि बाकी एक फाइटर है। वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी कुछ गुंडे उनका रास्ता रोक लेते हैं और बाकी से कहते हैं, ओए चुपचाप अपने सारे पैसे हमें दे दो, सुना ना तुमने। पर बाकी की आंखों में देखते ही उनकी फट जाती है और वो खुद ब खुद बाकी का रास्ता छोड़ देते हैं और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। दोनों एक डेट पर जाते हैं और काफी मजे करते हैं और वापस घर की तरफ जाते वक्त कोजुई बाकी का हाथ पकड़ लेती है। पर तभी हम लोग देखते हैं कि स्पेक बाकी को पीछे से देख रहा होता है। अब बाकी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने फिरने के बाद उसे वापस उसके घर छोड़ने जा रहा होता है और तभी स्पेक वहाँ पर आ जाता है और हम देखते हैं कि कोजाई बाकी को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान होती है कि तुम एक रियल फाइटर हो, तुम्हारी जान हर वक्त खतरे में रहती है, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। अगर मैं तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारूंगी तो हमेशा मैं भी परेशान रहूंगी। कोजाई के माइंड में बहुत सी बातें घूम रही होती हैं और फिर कोजाई बाकी से कहती है कि तुम जिनके साथ लड़ते हो उनकी भी तो फैमिली है ना, उनके भी तो बीवी बच्चे हैं। अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो क्या उनके बीवी और बच्चे तुमसे नफरत नहीं करेंगे? और जैसे ही कोजाई बोलती जा रही होती है, बाकी उसे गले से लगा लेता है और उसे कहता है, बस खामोश हो जाओ अब। फाइटर्स अपनी मर्जी के साथ ऐसा रास्ता चुनते हैं। मैंने पिछले 17 सालों में कोई भी अच्छी चीज नहीं देखी है। मेरे डैड और मेरी मॉम मुझसे नफरत करते थे और वो हमेशा से चाहते थे कि मैं दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन बनूं। मैंने यही रास्ता चुना है और मेरी जिंदगी का यही मकसद है। मैं अपने डैड को हराऊंगा और इस रास्ते पर चलते हुए मुझे कुछ हो जाता है तो मुझे उस चीज का जरा भी अफसोस नहीं होगा। और अगर तुम मेरे साथ चलना चाहती हो तो तुम भी मेंटली तैयार रहना। मैंने अगर मेरी मॉम के अलावा किसी और पर आज तक ट्रस्ट किया है तो वो तुम हो, कोजाई। वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी स्पेक वहाँ पर आ जाता है और फिर वो जैसे ही बाकी पर अटैक करने वाला होता है तो बाकी घूर कर स्पेक की तरफ देखता है तो स्पेक वहीं पर खड़ा खड़ा मानो जम सा जाता है। लेकिन इसी दौरान हानायामा वहाँ पर पहुंच जाता है और वो स्पेक की जबड़े को पकड़ लेता है और उसे बाकी से दूर फेंक देता है। वो बाकी और कोजाई की जान बचा लेता है और कहता है, तुम्हारी लड़ाई मुझसे है, तुम बाकी से दूर रहो। और अब स्पेक और हानायामा की फाइट शुरू हो जाती है। स्पेक एक जोरदार लात हानायामा के मुंह पर मारता है, उसके नाक से खून निकलने लग जाता है और अब वो अपने कपड़े उतार देता है और हम देखते हैं कि यानाहामा के बैक पर एक बहुत ही मस्त सा टैटू होता है जिस पर कई तलवारों के निशान भी होते हैं। ये जो टैटू आप देख रहे हो ये यानाहामा फैमिली के लीडर्स का एक सिंबल है और ये टैटू सिर्फ वही इंसान बना सकता है जिसके पास बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ होती है। और इस टैटू पर ये स्वॉर्ड के निशान तब आते हैं जब यानाहामा एक पूरी की पूरी गैंग के साथ अकेला ही फाइट करने पहुंच जाता है। और ये स्टोरी जानने के बाद उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। स्पेक अपने हाथ में आने वाली हर चीज के जरिए हानायामा पर हमला करना शुरू कर देता है। कभी वो यानाहामा का जूता पकड़कर उस पर अटैक करता है और कभी वो बेंचेस को उठाकर हानायामा की बैक पर मारने की कोशिश करता है। पर इन छोटी मोटी चोटों का हानायामा पर कुछ ज्यादा असर नहीं होता और वो अपने फाइटिंग स्टांस को अपना लेता है। ये देखकर स्पेक भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है, बहुत खूब, काफी अरसा गुजर चुका है, एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट मिले। इतने सालों के बाद कोई ताकतवर ओपोनेंट मुझे मिला है। तुम तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरह आराम से खड़े हो गए हो, जैसा हाल मैंने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का किया था। दरअसल स्पेक ने अभी थोड़ी देर पहले ही स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को तोड़ दिया था, जिसे लोग अभी बहुत ही मुश्किल से दोबारा से वापस जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल वैसा ही हाल अब मैं दोबारा करने वाला हूँ। और ये कहते ही स्पेक बिना सांस लिए एक के बाद एक खतरनाक अटैक करना शुरू कर देता है उस पर। वो लगातार उस पर मुक्के बरसा रहा होता है। स्पेक अपनी सांस को 5 मिनट से भी ज्यादा के लिए रोक सकता था,
इसलिए वो बिना सांस लिए उस पर लगातार अटैक्स कर पाता है। पर हानायामा की स्ट्रेंथ भी कम नहीं थी, उसकी स्ट्रेंथ आम लोगों से कई ज्यादा होती है, इसलिए वो अपने दोनों हाथ आगे करके स्पेक के सारे पंचेस को ब्लॉक कर रहा होता है। और फिर जैसे ही हानायामा को रियलाइज होता है कि स्पेक के पंचेस की ताकत थोड़ी सी धीमे पड़ने लगी है, वो इस मौके का फायदा उठाकर आधे सेकंड के अंदर ही एक जोरदार पंच स्पेक के मुंह पर मारता है। ये इतना खतरनाक पंच होता है कि उसके मुंह पर पड़ते ही वो दूर जाकर गिरता है। इस तरफ पुलिस को दिखाया जाता है, जो कि स्पेक की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं और कहते हैं, अरे यार ये स्पेक ने तो हमारे जेल को जैसे होटल समझ लिया है, जब मर्जी आता है जब मर्जी जाता है, क्या है ये, और रात गुजारने के बाद यहाँ से चला जाता है। हमने उसे मारने की हर मुमकिन कोशिश की है, पर हमारी गोलियां भी उसके सामने फेल हो चुकी हैं, पर कोई बात नहीं, अब अगली बार जब वो आएगा ना तब देखना, बहुत ही खतरनाक तरीके से मारने वाला हूँ मैं उसे। दूसरी तरफ हानायामा स्पेक के मुंह पर एक के बाद एक जोरदार गुस्से बरसा रहा होता है और वह स्पेक से पूछता है, हाँ भी आगे स्वाद, तुम्हें हार का मजा चखना था ना, लो मजा आ रहा है अब। हानायामा के पंचेस को बर्दाश्त करने की ताकत तो किसी में भी नहीं होती है, इसलिए स्पेक की हालत धीरे धीरे खराब होने लग जाती है और फिर अचानक से ही स्पेक हार मान लेता है। हानायामा ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये इतनी आसानी से कैसे अपनी डिफीट मान ली, पर हमें पता चलता है कि ये स्पेक की एक चाल थी। दरअसल उसके हाथ में 6 कारतूस होते हैं, जिसे वो हानायामा के मुंह में डालकर उसका मुंह बंद कर देता है, जिसकी वजह से वो गोलियां फट जाती हैं और हानायामा का जबड़ा तकरीबन आधा टूट चुका होता है उस धमाके की वजह से, और अब वो बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में होता है। पर हानायामा नीचे गिरने से पहले स्पेक के मुंह पर एक जोरदार पंच मार देता है और इस फाइट का विनर हानायामा निकलता है। दूसरी तरफ पुलिस देखते हैं कि हानायामा ने स्पेक को बुरी तरह से पीट दिया है और उसे कॉलर से पकड़ रखा है। पुलिस हानायामा का शुक्रिया अदा करती है कि तुमने इतने खतरनाक क्रिमिनल को पकड़ लिया है। पुलिस हानायामा को पहले से ही जानती थी, इसलिए वो उसकी काफी रिस्पेक्ट भी करते थे और उसे जाने देती है। और जैसे ही हानायामा वहाँ से जाने लगता है और स्पेक को गिरफ्तार करने के बाद उसे पुलिस की गाड़ी में बिठाया जाता है, तो स्पेक पुलिस वालों पर अटैक कर देता है और देखते ही देखते उन सभी पुलिस ऑफिसर्स को मार देता है और फिर वो सभी पुलिस ऑफिसर्स को मारकर पुलिस की गाड़ी को अपने हाथों में उठा लेता है और हानायामा पर गिरा देता है और एक रॉड के जरिए हानायामा के फेस पर अटैक करने की कोशिश करता है और उसे मारते हुए कहता है, तुम्हारे पास मौका था मुझे हराने का, लेकिन तुमने इस मौके को गवा दिया। अगर जैसे मैं तुम्हें मार रहा हूँ तो मुझे इसी तरह थोड़ी और देर मारते रहते तो मैं कब का मर चुका होता। और फिर वो एक गन निकालकर हानायामा की बॉडी को गोलियों से छन्नी कर देता है। स्पेक उस पर जरा भी रहम नहीं करता और हानायामा की टांगों पर फायरिंग करनी स्टार्ट कर देता है। जब हानायामा जख्मी होकर जमीन पर गिर जाता है तब स्पेक उसके मुंह पर जोरदार लाते मारता है। मुझे तो लगा था कि हानायामा का खेल अब समाप्त होने वाला है, लेकिन ये तो मेरी गलतफहमी थी यार, क्योंकि हानायामा इतनी आसानी से नहीं मरने वाला था, मजाक थोड़ी है कोई। और फिर जैसे ही स्पेक ने अपनी गन निकालकर हानायामा के मुंह में डाली तो हानायामा ने, जिसका जबड़ा पहले से टूटा हुआ था, उसके मुंह में दोनों तरफ से सुराख था और उसने उस गन की डायरेक्शन को चेंज कर दिया और जो गोली उसके सर में लगनी थी वो उसके जबड़े से बाहर निकल गई। और फिर हानायामा इस मौके का फायदा उठाकर स्पेक को जमीन पर गिरा देता है और उसके मुंह पर लगातार मुक्के बरसाने शुरू कर देता है। और हानायामा के मुक्कों के बारे में तो हम जानते ही हैं कि उसके हाथों में कितनी ज्यादा ताकत है। स्पेक अपने आंखों पर हाथ रख लेता है, जिसे देखकर हानायामा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि अब ये क्या करने वाला है। और तभी हम लोग देखते हैं कि वो एक फ्लैश ग्रेनेड उसके सामने मारता है। उस नेड की रोशनी इतनी ज्यादा होती है कि हानायामा की आंखों में पड़ते ही उसे कुछ नजर नहीं आता। दरअसल एक स्टैंड नेड था यार, जैसा हम BGMI में खेलते हैं। अब हानायामा को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता, वो अंधा हो चुका है, पर ना दिखने के बावजूद भी एकदम सही निशाना लगाकर वो स्पेक के मुंह पर एक मुक्का मारता है। लेकिन स्पेक भी चालाक था और वो जमीन की तरफ से निकलकर उसे पीछे से पकड़ लेता है और उसकी गर्दन को दबोच लेता है और उसकी गर्दन की हड्डी को तोड़ने की कोशिश करता है। और तभी हानायामा अपनी सबसे खतरनाक टेक्निक को यूज करने की कोशिश करता है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि हानायामा के हाथ में बहुत ही ज्यादा पावर होती है, तो वो स्पेक की बाजू पकड़कर उस पर जबरदस्त प्रेशर बनाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से स्पेक के हाथों के मसल्स फटना शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही स्पेक को इस बात का अंदाजा हो जाता है कि बहुत ही जल्द उसका बहुत ही बुरा हाल होने वाला है, तो वो अपने हाथ की एक उंगली हानायामा के कान में घुसाने की कोशिश करता है ताकि वो हानायामा के ब्रेन को डैमेज कर सके। लेकिन हानायामा इस कदर का डैमेज लेकर भी अपने पाँव पर खड़ा रहता है और स्पेक की गर्दन हानायामा के हाथ में होती है। और फिर जैसे ही हानायामा अपने हाथ की मदद से स्पेक की गर्दन पर प्रेशर डालने की कोशिश करता है तो स्पेक बहुत ही जल्द बेहोश हो जाता है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ उसका इलाज चल रहा होता है। और हम देखते हैं कि स्पेक की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। ये स्पेक की रियल फॉर्म होती है। एक डॉक्टर एक्सप्लेन करता है कि दरअसल ये स्पेक की असली हालत है। इस बंदे की असली एज 97 है, पर पहले इसकी बॉडी से हमें लगता था कि ये 50 साल का होगा, क्योंकि इसके मसल्स काफी ज्यादा बड़े होते थे और इसकी एज लगभग 50 के आसपास होगी। लेकिन हम सब गलत थे। अब दूसरी तरफ हमें बाकी को दिखाया जाता है, जो कि एक टेस्ट दे रहा होता है और इस पेपर में वो अपने नाम के सिवा और कुछ नहीं लिखता, बिल्कुल मेरी तरह। और तभी बाकी का टीचर उसे समझाता है कि तुम्हें ठीक से स्टडी करनी चाहिए। मैं जानता हूँ कि तुम फिजिकल टेस्ट में सबसे ज्यादा नंबर लेकर आए हो, पर सिर्फ बॉडी बनाने से कुछ नहीं होगा। इंसानों ने जितनी भी तरक्की की है वो अपनी बॉडी से नहीं बल्कि अपने दिमाग से की है। और तभी वो टीचर खिड़की की तरफ चला जाता है, जहाँ एक शख्स रनिंग
ट्रैक से उनके स्कूल की तरफ ही आ रहा होता है। वो बंदा खिड़की तोड़कर बाकी के क्लासरूम में आ जाता है और उसे देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। उस टीचर को